अधिकतर लोग उन्हें शिक्षाविद के रूप में जानते हैं, पर कुछ लोग उन्हें समाज सेवी भी मानते हैं। नमस्कार खमागणी, मैं नंदिता और स्वागत है आपका झलको मीडिया के खास प्रोग्राम समाज के शिल्पकार। आज के एपिसोड में हम एक ऐसे इंसान से मिलेंगे जिन्होंने राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक छोटे से गांव नवल्टी से निकलकर अपना सफर शुरू किया। पिता किसान थे, परिवार संयुक्त था, रास्ते आसान नहीं थे मगर इरादे पक्के थे। बचपन कैसा था? उस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी आपके सामने? टीन सेट था, उसका एक बनाया हुआ था, वो हमारी क्लासरूम थी। एक वो क्लासरूम थी, एक पीपल का पेड़ था वो थी, और एक जांटी का पेड़ था वो थी, खेजड़ी का पेड़ था। ये 3-4 हमारी क्लासरूम थी। बनवारी लाल जी रणवा ने एमकॉम की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1988 में राज्य सेवा में कदम रखा। फिर 2002 में समाज के लिए एक नई यात्रा की शुरुआत करते हुए ढूंढलो शिक्षण संस्थान की नींव रखी, जिसके अंतर्गत आज 4 विद्यालय संचालित हो रहे हैं। सर्विस में था, लेकिन कभी भी मैं सेटिस्फाई नहीं। मैं चाहता था कि कुछ चेंज करूं। ये बहुत बड़ी रिस्क है, कैसे काम चलेगा, परिवार की जिम्मेदारियां। मैंने कहा देखो भाई, अपना खेत तो है ही, अगर सक्सेस नहीं हुआ तो मैं खेत में काम कर लूंगा। और मुझे बड़ी वो बच्चा जब एडमिशन के लिए स्कूल में आया तो आप उस टाइम जो खुशी थी मेरे चेहरे पर, शायद आप उसकी अनुभव आज मैं बता नहीं सकता कितनी बड़ी खुशी थी। झुंझुनू क्षेत्र में 500 से अधिक परिवारों के लिए रोजगार, 46 ग्राम पंचायतों में निःशुल्क शिक्षा का संकल्प, 16 सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर और एआई लैब के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा, ये सब आज उनकी पहचान बन चुका है। एजुकेशन की बात चल रही है तो एक सवाल मेरे मन में बहुत देर से आ रहा है कि हाल ही में नीट का एक पेपर जो है वो लीक हो गया था। ये सेकंड बार है जब ऐसा हो रहा है। ये निश्चित रूप से एक हमारी व्यवस्था पर कलंक है, और ऐसे लोगों के खिलाफ गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। कोरोना काल हो, बाढ़ हो या लंपी वायरस हो या फिर हो भूखा मजदूर, बीएल रणवा जी हमेशा हर उस जगह पे खड़े मिले जहां समाज को उनकी जरूरत थी। जिस तरीके से पीएम भी अपील कर चुके हैं कि सब कुछ चीजें हमें लिमिट में यूज करनी चाहिए, क्या लगता है कि ऐसा फिर से कुछ हमारे सामने संकट आ सकता है? और हाल ही में उन्हें G25 देशों के ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में मनोनीत किया गया है। नेपाल, भूटान, जर्मनी और इजराइल सहित 25 देशों में भारत की वैदिक संस्कृति और वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। G25 ग्लोबल एम्बेसडर, पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि ये होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, जिसमें 25 देशों में ये जिम्मेदारी आपको मिली है। तो चलिए आइए जानते हैं आज उनसे वो सफर, वो सोच और वो जज्बा जो एक छोटे से गांव के बेटे को समाज का शिल्पकार बनाता है। राम राम बनवारी लाल जी, सबसे पहले तो आपका हमारे झलको के खास प्रोग्राम समाज के शिल्पकार में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक्स। रणवा जी, आपकी यात्रा जानने से पहले हम वहां से शुरू करना चाहते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ। आपका गांव, आपका परिवार, आपका बचपन। नवल्टी जैसे छोटे गांव और एक किसान परिवार में जन्म लिया। बचपन कैसा था? उस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी आपके सामने? देखिए, मेरे माताजी पिताजी दोनों किसान थे और मुझे उन पर बड़ा गर्व है। जो मैंने मेरे में जो आज मेरी जो वैल्यूज हैं या पर्सनालिटी है, आज उन्हीं की देन है। क्योंकि किसान वर्ग होता है, उनमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट होती है कि कड़ी मेहनत, दूसरा होता है ईमानदारी, और तीसरा होता है सबको देने की आदत। जब एक किसान खेत हल जोत के खेत के बाहर निकलता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मैंने आपका धरती माता, मैंने आपका पेट भर दिया है, अब आप मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे रिश्तेदारों के लिए, मेरे पड़ोसियों के लिए, मैं इस खेत पे जो भी डिपेंड है। जैसे पहले क्या होता था कि जितने भी जो सारी अर्थव्यवस्था खेती पर चलती थी, चाहे उसमें कोई भी वर्ग हो, हर खेती पर डिपेंड है, तो सभी के लिए, और पशु पक्षी, इनके लिए किसान हाथ जोड़ के मांगता है कि हे ईश्वर, सबके लिए देना। तो जो ईमानदारी है, जो हार्ड वर्क है, जो सबको देने की आदत है, वो मैंने मेरे माँ बाप से सीखी। वहाँ से मेरे को संस्कार मिले और मुझे उन पर बड़ा प्राउड है। उसके बाद में बड़ा होता गया और फिर 5 साल का हो गया तो हमारे पास में एक स्कूल है,
वहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया और 5th क्लास मैंने जो पास में चौबदारों की ढाणी एक हमारे पास में वहाँ स्कूल थी, प्राइमरी स्कूल, उस टाइम हमारे टाइम वो प्राइमरी स्कूल थी, वहाँ मेरा एडमिशन हो गया। 5 साल वहाँ पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ घर का काम करना, खेती में मदर फादर की खेती में हाथ बंटवाना, पशुओं को खेत में ले जाना, ये काम सामान्य रूप से साथ साथ चलते थे। उसके बाद में नावलगढ़ में पौदार स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ। हमारे गांव से या ढाणी से पौदार स्कूल की दूरी लगभग 9 किलोमीटर के लगभग है पौदार स्कूल की। तो वहाँ डेली सुबह आना, शाम को जाना, फिर खेत में काम करना, फिर रात को पढ़ाई करना, ये सिस्टम चलता रहा। देन आफ्टर कॉलेज गए, पौदार कॉलेज में ग्रेजुएशन की, साथ साथ ये चीज़ें भी साथ साथ चलती रही। और उसके बाद में मैंने पीजी डीएवी कॉलेज अजमेर से किया। तो ये मेरी एजुकेशन का एक मेरे परिवार की स्थिति और साथ में एजुकेशन की स्थिति, ये साथ साथ में यहाँ तक पहुँचा। जैसा कि आपने बताया कि जब पढ़ाई कर रहे थे तो घर का काम साथ साथ करते थे, आज जो वो बचपन की यादें मिस करते हैं या आज भी वो काम कर लेते हैं जब मौका मिलता है? हाँ, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज भी मैं उसी घर में रहता हूँ जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते थे, यानी गांव में नावलडी ग्राम है, गांव के पास में ढाणी है धर्माना नाव से, वहीं मैं आज रहता हूँ। और सुबह कम से कम 1 घंटे खेत में जाता हूँ और 1 घंटे खेत में जाके मेरा काम करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो साथ में लोग वहाँ काम करते हैं उनको भी अच्छा लगता है कि देखो ये आदमी इतना बड़ा सिस्टम में चला रहे हैं, लेकिन साथ में आज भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं और खेत में काम करते हैं। तो उनको भी वो मेरे को मानते हैं कि मैं उन्हीं में हूँ, मेरा जो एक परिवार है उन्हीं में मेरे को मानते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आज भी खेत में काम करता हूँ। तो आपकी फिटनेस का राज यही है, खेत में काम करना? बिल्कुल खेत में काम करने का, शुद्ध एनवायरनमेंट, शुद्ध खाना पीना सारा वहीं से। मैक्सिमम हमारे खेत में गेहूँ वगैरह या बाजरा वगैरह जो भी होता है वो है कि घर पे गाय वगैरह हैं तो उनका दूध वगैरह हो जाता है, सब्जी वगैरह भी खेत में हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता बाहर कोई ऐसा कुछ लाना नहीं पड़ता है। एक किसान परिवार से निकल के एमकॉम की पढ़ाई आपने की। उस समय एमकॉम जैसी चीज़ें मुझे लगता है लोग जानते भी नहीं थे। कहाँ से प्रेरणा मिली, कहाँ से पता किया किस तरह की पढ़ाई होती है? देखिए, मैं जब हमारा टाइम 9th क्लास में स्ट्रीम चेंज हो जाती थी, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, तो मैं 9th क्लास में आर्ट्स सब्जेक्ट लिया था। लेकिन 9th और 10th करने के बाद मैं थोड़ा सा समझदार हुआ तो मुझे लगा जिस रास्ते पर मुझे जाना है वो ये आर्ट्स वाला रास्ता, आर्ट वाला जो रास्ता है वो वहाँ तक नहीं पहुँचा पाएगा। तो मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट चेंज किया। तो मेरे दिमाग में शुरू से ही था कि मुझे कुछ अलग हट के काम करना चाहिए, तो इसीलिए मैंने कॉमर्स ये सब्जेक्ट चूज किया। अच्छा, कॉमर्स के पीछे एक बात और है कि कॉमर्स जो है वो बनिया जो होते हैं उनके बच्चे ज़्यादा लेते हैं। आप जाट परिवार से थे तो लोगों ने कहा नहीं कि बनिया वाला सब्जेक्ट कहाँ से चुन लिया? नहीं, उस टाइम ये कोई मायने नहीं रखता, कोई इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करता था। यानी परिवार वाले भी नहीं पूछते थे कि आप क्या, बस ये है कि आपको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, बस आपको पढ़ाई करनी है। मेरे मदर फादर ये कहते थे कि आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो आप खुद डिसाइड करो। पढ़ाई के बाद 1988 में राज्य सेवा ज्वाइन की थी, 21 साल की नौकरी। उस दौर के बारे में बताइए, राज्य सेवा में जाने का फैसला किससे प्रेरित हुए थे आप जब आपने ये ठाना, और परिवार की क्या सोच थी उस समय इसको लेकर? देखिए, जब मेरी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन और हो गई, ख़त्म हो गई, तो मुझे लगा कि अब मुझे जॉब करना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए। तो क्योंकि परिवार की स्थिति ऐसी थी कि इसमें ज़्यादा टाइम मैं घर पे नहीं बैठ सकता था, तो मैं गवर्नमेंट जॉब में फाइनेंस डिपार्टमेंट में मेरा सिलेक्शन एज अकाउंटेंट सिलेक्शन हो गया और मैं सर्विस करने लग गया पूरी शानदार तरीके से, बहुत ही शानदार मेहनत से, पूरे डेडिकेशन से, पूरी ईमानदारी से नौकरी की और 2004 तक वो सर्विस मैंने कंटिन्यू की। 2004 में 2003 में जब बीजेपी गवर्नमेंट बनी थी और माननीय वसुंधरा जी हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई चाहे तो अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए 3 साल की मैक्सिमम 5 साल की छुट्टी ले सकता है। तो क्योंकि मैं उससे पहले मेरी प्लानिंग हो चुकी थी कि मैं जॉब में था, सर्विस में था, लेकिन कभी भी मैं सेटिस्फाई नहीं था। मैं चाहता था कि कुछ चेंज करूं। यानी मेरे दिमाग में ये था कि मेरी जो बुद्धि है, मेरी जो नॉलेज है, उसको मैं मेरे हिसाब से आगे बढ़ाऊं,
नहीं तो क्या होता है, गवर्नमेंट में आप सर्विस करते हो या किसी भी सिस्टम में सर्विस करते हो कि आपके रूल्स पॉलिसी होती है, उनको आपको फॉलो करना है। बस आपका काम इतना है कि उनको आपको फॉलो करना है। एक बाउंड्रीज हो जाती एक बाउंड्री है, उसके बाहर आप नहीं निकल सकते। तो मैं उस बाउंड्रीज को तोड़ना चाहता था और ये मेरे शुरू से ही था। वो मेरी सर्विस ज्वाइन करना मेरी एक तरीके से मजबूरी थी, क्योंकि मेरी घर की आवश्यकता वो थी उस टाइम। लेकिन मन में, मेरे दिल में हमेशा ये चाहता था कि मैं, एक जलन सी होती थी, एक तड़प सी होती थी कि मैं उसके बाहर निकलूं। तो मैंने घर वालों से चर्चा की इसके बारे में कि मैं ये जॉब ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाऊंगा, क्यों मुझे काम करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि खुद का एक सिस्टम डेवलप करूं। तो घर वालों ने निश्चित रूप से नाराज़गी भी उसमें आई कि ये जॉब है, शानदार नौकरी है, नौकरी में आज राज में हिस्सा है, तो आप इसको, हाँ, सरकारी नौकरी है, उसको आप छोड़ रहे हो, बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी रिस्क है, कैसे काम चलेगा, परिवार की जिम्मेदारियां। मैंने कहा देखो भाई, अपना खेत तो है ही, अगर सक्सेस नहीं हुआ तो मैं खेत में काम कर लूँगा। हमारे पेरेंट्स ने भी तो हमारे को पाला है, तो वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जोखिम में निश्चित रूप से ली। परिवार की थोड़ी नाराज़गी थी, लेकिन उसके बाद में परिवार ने कोऑपरेट भी किया। 2004 में, जैसे मैंने आपको बता रहा था, 2004 में मैंने 5 साल की लीव ली। देखिए, मेरा परिवार बड़ा, मैं जॉइंट फैमिली है और मुझे निश्चित रूप से उस पर भी मेरे को बड़ा प्राउड है कि हम 5 भाई हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि पाँचों भाई आज भी हम एक साथ हैं। आज भी एक साथ पाँचों। 21 साल की नौकरी में सबसे संतोषजनक काम कुछ लगा आपको? क्योंकि वैसे अंदर तो तड़पड़ाहट थी, आपने जैसा बताया, क्योंकि पैशन कुछ और था, काम कुछ और कर रहे थे। और क्या ऐसा था जो सिस्टम के अंदर रहकर नहीं कर पाए, जैसा आपने बताया? देखिए, सिस्टम में तो नहीं, ऐसा सिस्टम भी, कोई भी गवर्नमेंट होती है या कोई भी पॉलिसी होती है, वो जनहित के लिए होती है। तो जो भी मेरे पास में जो लाइबिलिटीज़ थी, मेरी ड्यूटी थी, पूरी ईमानदारी के साथ की। तो मुझे उसमें भी मुझे संतुष्टि है कि मैंने मेरा काम पूरी ईमानदारी के साथ किया। जॉब लाइफ का कुछ अभी मिस करते हैं? कभी बैठ के सोचते हैं कि उस टाइम का? जॉब लाइफ का मेरा सबसे जो फ़ायदा मिला, जो मैं इस सिस्टम में आया, स्कूल एजुकेशन में आया, तो मुझे आज सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मेरे उस टाइम के जो फ्रेंड्स थे या मेरे साथ में जो काम कर रहे थे, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट हो। मेरा काम ट्रेजरी में था, मैं ट्रेजरी में था। उसके बाद में जीपीएफ एसआई में मेरी पोस्टिंग हुई थी। तो आप ये देखिए, ट्रेजरी और जीपीएफ एसआई 2 डिपार्टमेंट ऐसा ही है जहाँ सारे एम्प्लॉयज़ को आना होता है, सभी को आना होता है। तो मेरे उस टाइम रिलेशन बने थे सभी लोगों के साथ में। वो रिलेशन मुझे आज भी काम करने के लिए मुझे एक अच्छी व्यवस्था प्रदान करते हैं। तो मुझे सबसे है कि ईश्वर, देखिए, मैं मानता हूँ कि ईश्वर आपके लिए रास्ता बड़ा शानदार तरीके से बना के रखता है, अगर आप काम करना चाहते हो और बेहतर काम करते हो तो अच्छा परिवार, जॉइंट फैमिली, सर्विस। बीच में 14 साल की सर्विस हुई थी, 5 साल की मैंने छुट्टियां ले ली थी। 14 साल की सर्विस में अच्छे रिलेशन, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए, मैं मानता हूँ कि ईश्वर ने वो रास्ता जानबूझ के मेरे लिए चुना था कि आपको इस रास्ते आगे बढ़ना है। सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद सर ने राजनीति की तरफ भी रुख किया था। एक अधिकारी से जनसेवक बनने की यात्रा कैसी रही? तो मेरे मन में हमेशा ये रही कि मैं स्टूडेंट को भी ये कहता हूँ कि आपका गोल हमेशा राष्ट्र हित का होना चाहिए, जिसमें सर्व कल्याण की भावना हो। अब आगे कुछ सोच रहे हैं राजनीति में? आगे के बारे में देखो, कुछ नहीं कह सकते। आपका काम है, आज हम जो आज हैं वो हमारे पहले किए गए कार्यों का परिणाम है। आज हम जो कार्य कर रहे हैं उसका हमारा उसमें भविष्य डिसाइड करेगा कि वो कैसा होगा। तो हम आज बेहतर करें, कल निश्चित रूप से बेहतर होगा। कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, आपकी छवि जो है एकदम विवाद मुक्त है। ये आज के दौर में बहुत बड़ी बात है। और मैंने ये भी देखा है कि आप जब भी आते हैं एकदम मुस्कुराते रहते हैं, एक मुस्कान आपके चेहरे पे हमेशा नज़र आती है। वरना आज के टाइम में मैंने लोगों को बहुत एग्रेसिव देखा है, बहुत परेशान होते हैं और कहीं ना कहीं गुस्सा दूसरों पे निकल जाता है। आपने अपने आप को कैसे मेंटेन कर रखा है कि हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी आपको देख के सबको लगती है? देखिए, आदमी का स्ट्रेस का ये 2 कारण होते हैं। पहला तो है कि आप एंटी सोसाइटी कोई काम करते हो, दूसरा होता है कि आप एंटी कॉन्स्टिट्यूशन कोई काम करते हो, और तीसरा होता है कि आप कोई पेंडिंग वर्क रखते हो। आदमी उनसे 3 चीज़ों से स्ट्रेस में होता है। अगर ये आपकी तीनों चीज़ें परफेक्ट हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कभी स्ट्रेस का कारण बनेगा। चौथी बात, आज मैं स्कूल सिस्टम में हूँ और मैं मेरे को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं स्कूल एजुकेशन सिस्टम में हूँ। मुझे नर्सरी वाले बच्चे के साथ में भी रहना होता है और मुझे 12th वाले क्लास में,
और ये छोटे बच्चे हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, ये कभी किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। तो मैं जब इनके साथ में रहता हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली मैं भी वो बच्चा ही बन जाता हूँ। तो मेरी मुस्कुराहट का कारण एक ये भी है, मैं स्कूल में रहता हूँ, बच्चों के साथ रहता हूँ, तो ये मुस्कुराते रहते हैं तो मैं भी हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ। और दूसरा, ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे मेरी नींद डिस्टर्ब हो या मेरे पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो। समाज के शिल्पी में हम यही तो ढूंढते हैं, वो इंसान जो दूसरों की जिंदगी बदलता है। रणवा जी का शिक्षा का सफ़र ऐसा ही है। 2002 में ढूंढलों शिक्षण संस्थान की नींव रखी। उस वक्त क्षेत्र में क्या कमी थी जो आपने एक कदम उठाया इस तरफ? देखिए, जब मैं लगा था कि मैं मेरी सर्विस को छोड़ कर दूसरा जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा था या सोच रहा था, तो मेरे दिमाग में कई आइडिया चल रहे थे। मैंने सोचा कि मैं कोई इंडस्ट्री डेवलप करूं या और कोई काम करूं, लेकिन मेरी जो पता नहीं मेरे अंदर ही ऐसा क्या था कि मैंने सोचा कि अगर मैंने इंडस्ट्री डेवलप की, कोई भी इंडस्ट्री लगाई, तो मैं क्या बनाऊंगा? एक पेन बनाऊंगा या मेडिसिन बनाऊंगा या ऐसा कोई भी और कोई खाद बनाऊंगा या ऐसा कोई भी काम करूंगा, तो मैं उसको तो सही कर सकता हूँ, पेन को सही बना सकता हूँ, मैं मेडिसिन भी सही बना सकता हूँ क्योंकि मैं ईमानदार। लेकिन मैं उसमें केवल एक ही चीज़ को तो सही कर सकता हूँ, तो मैं क्यों नहीं इस सिस्टम में जाऊं कि बहुत कुछ चेंजेस निचले स्तर पर हो। तो क्यों नहीं मैं ऐसे बच्चों को डेवलप करूं या बच्चों के साथ काम करूं कि वो सारी चीज़ें धीरे धीरे हर फील्ड में जाएंगे और वहाँ ईमानदारी के साथ अपना काम करेंगे। तो इसलिए मैंने ये स्कूल एजुकेशन सिस्टम में चुना। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे द्वारा, इस स्कूल द्वारा जो हमारे शिक्षित स्टूडेंट हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे, आप इंटरनेशनल पोजीशन पे जाइए, आप नेशनल पोजीशन पर जाइए, किसी ऐसी कोई सर्विस नहीं है जिसमें मेरे यहाँ के स्टूडेंट नहीं है। वो इंडस्ट्री भी कर रहे हैं, वो राजनीति भी कर रहे हैं, वो बाहर आईटी कंपनी में भी काम कर रहे हैं, वो डॉक्टर भी हैं, लेकिन वो पूरी ईमानदारी और डेडिकेशन के काम कर रहे हैं। तो मेरी सोच थी कि मैं ऐसे इंसान या ऐसे व्यक्ति का निर्माण करूं, ऐसे संस्कार उनमें डालूं कि वो ईमानदार होकर काम करें। नहीं तो मेरी तो एक लिमिट हो जाती, मैं तो केवल एक ही काम ईमानदारी से कर सकता था। लेकिन आज इन स्कूल से निकले हुए बच्चे हर फील्ड में पूरी ईमानदारी और डेडिकेशन से काम करते हैं। ये मेरी कोशिश थी। जो आप कह रहे थे कि आप हम मुस्कुराते रहते हो, मेरे मुस्कुराहट का कारण ये है कि मैं जिस उद्देश्य को लेकर चला था वो उद्देश्य आज पूरा हो रहा है, धीरे धीरे और आगे बढ़ रहा है। आज हमने पहले स्कूल ढूंढलो, पब्लिक स्कूल ढूंढलो की इस्टेब्लिशमेंट किया, उसके बाद में झुंझुनू ढूंढलो पब्लिक स्कूल झुंझुनू बनाया, फिर ये लड़कियों की जहाँ अपन बैठे हैं ढूंढलो गर्ल्स स्कूल बलवंतपुरा किया, जोधपुर में ढूंढलो स्कूल में एक नया इसी साल से शुरू किया है। तो ये धीरे धीरे तो एक चैन बढ़ रही है। तो मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि ये धीरे 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 इसमें और काम आगे बढ़ रहा है। अच्छा, स्कूल का वो पहला दिन कैसा था? वो बच्चे जो हर एक क्लास में एडमिशन ले रहे थे, उनको देख के वो शुरुआत की क्या यादें रही थी, थोड़ा सा आप बता दे तो। देखिए, पहले जब अब मैं घर पे काम करते हैं या आप चाहते हो कि एक अलग से एक रूम बनाया जाए, तो मैं एग्जाम्पल बनाता हूँ कि खेत में जैसे एक नया झोंपड़ा बनाते हो, आपको बहुत परेशानी होती है। तो जब आप स्कूल इस सिस्टम में आए, स्कूल एजुकेशन में आए और स्कूल का काम शुरू किया, काफ़ी मेहनत आई क्योंकि मैं उस टाइम प्रॉब्लम्स थी, हर चीज़ की दिक्कत थी। एक आपने एक कहावत सुनी होगी कि उतने ही पैर फैलाओ जितनी लंबी चादर होती है। मैं उसके बाहर निकलना चाहता। मैं चाहता था कि पैर लंबे फैलाऊं, चादर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे प्रकृति अपने आप वो दे देगी। मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। और जब आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो आपको अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। आपका रास्ता बनाओगे तो आपके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन धीरे 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 आप उन प्रॉब्लम्स को पार कर जाओगे क्योंकि वहाँ समाधान भी मिलेगा। लोग आप पे हंसेंगे, लोग आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे, लेकिन धीरे धीरे लोग आपके साथ हो जाएंगे। यही मेरे साथ हुआ। काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी, काफ़ी दिक्कत आई थी, लेकिन धीरे धीरे लोग मेरी प्रशंसा करना शुरू कर दिया और आज आपको पता है कि कितना बड़ा कारवां हो गया। तो पहला जब बच्चा आया था स्कूल के अंदर, तो मुझे लगा कि मैं एक कदम आगे बढ़ गया हूँ इस सिस्टम को। और मुझे बड़ी, वो बच्चा जब एडमिशन के लिए स्कूल में आया
तो आप उस टाइम जो खुशी थी मेरे चेहरे पर, शायद आप उसकी अनुभव आज मैं बता नहीं सकता कितनी बड़ी खुशी थी। अच्छा, उस टाइम पे आपके साथ कितने लोग थे? आज बहुत बड़ी टीम आपकी है, आपने बताया कि लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, ताने भी मिल रहे थे, और उस टाइम पे आपने क्यों सोचा कि मुझे गिव अप नहीं करना है, चाहे कोई भी मेरे विरोध में खड़ा हो जाए? मैंने कहा था रास्ता खुद बनाना था। हम्म। बस ये कि एक काम करने की एक ललक थी। आसपास सोसाइट देखो मेरा मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूँ। मैं चाहता तो ये सिस्टम शहर में भी डेवलप कर सकता था, लेकिन मैंने मेरी कहानी गांव से शुरू की। आप ये देखिए कि डुंडलोद पब्लिक स्कूल डुंडलोद में है, झुंझुनू वाली सिरसर में है, गर्ल्स स्कूल बलवंतपुरा में है, जोधपुर स्कूल सोयला में है। तो आप समझेंगे कि ये गांव से क्यों शुरू किया, क्योंकि मैं कहानी गांव से शुरू करना चाह रहा था और वो कहानी मैंने गांव से शुरू की। और आज मैं खुश हूँ इस बात पे कि मैंने वहाँ से निकल के और आज इस लेवल के ऊपर चले गए। और ये बच्चे हर बड़े बड़े शहरों में, आज इन स्कूलों में जो फैसिलिटी है, डोनलोद गर्ल्स में जो फैसिलिटी है, आपको बड़े शहर में ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। यहाँ स्विमिंग है, यहाँ 10 मीटर 25 मीटर शूटिंग है, यहाँ हॉर्स राइडिंग है, यहाँ जिम है, यहाँ कथक के डांस की क्लासेज लगती हैं, और जो एकेडमिक है वो तो है ही है। इसके अलावा ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है जो यहाँ के बच्चों को और कहीं नहीं मिल सकती थी। तो ये बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल, जब हम खुद आए स्कूल में एंट्री की तो अनबिलीवेबल था कि ये स्कूल, क्योंकि बलवंतपुरा खुद एक गांव है और वहाँ पे इस तरीके की स्कूल होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जैसा कि आपने बताया कि आपने सोचा कि चादर जो है वो अपने आप बड़ी होगी, प्रकृति उसको बड़ा करेगी, मैं तो अपने पैर फैलाऊंगा। आज 3 स्कूल चल रही है, डुंडलोद, झुंझुनू और बलवंतपुरा में। ये विस्तार कैसे हुआ? हर स्कूल के पीछे क्या सोच थी? आपने पहले तो शुरू कर दिया, स्पेशली मैं जानना चाहूँगी कि गर्ल्स की अलग से स्कूल बनाने के पीछे क्या सोच थी? देखिए, आप जब काम करते हो ना किसी सिस्टम में, तो आपको बहुत बाहर से आपको सब कुछ से लगता है कि ठीक है, लेकिन जब आप अंदर काम करते हो तो बहुत चीज़ें आपके सामने आती हैं। मैंने जब डुंडलो पब्लिक स्कूल के साथ काम किया, शुरू किया, और दिन भर बच्चों के साथ मेरा एकेडमिक भी देखी, ग्राउंड भी देखे, स्पोर्ट्स भी देखे, एक्टिविटी भी देखी, तो मैंने देखा कि जब स्पेशली जब एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स होते हैं तो बच्चियाँ जनरली एक पेड़ के नीचे जाके खड़ी हो जाती हैं या एक कोने में जाके बैठ जाती हैं, वो बातचीत करती रहती है, लेकिन वो एक्टिविटी में शामिल नहीं के बराबर होती थी। तो मेरे दिमाग में आया कि ये बच्चों को हमें इसके लिए क्या व्यवस्था की जाए। तो उसी दिन मेरे दिमाग में आ गया कि मैं एक बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म दूंगा, हम एक ऐसी व्यवस्था करेंगे कि ये खुल के काम करें। आकाश इनका हो, पैर इनके हैं, पंख इनके हैं, उड़ो शानदार से, लेकिन ज़मीन से जुड़ के हमारे संस्कार, हमारी वैल्यूज, ये सारी हमारी इंडियन हो। हाँ, बाहर की जो भी इनोवेशंस आ रहे हैं या जो भी चेंजेज हो रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन वो लो, लेकिन हमारे संस्कार हमारे हो। और आज मुझे खुशी है कि इस स्कूल की बच्चियाँ विश्व पटल पे अपनी पहचान बना रही है, लेकिन हमारे संस्कारों को साथ लेकर, क्योंकि यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। पूरा स्टाफ लेडीज़ है, सारी लड़कियाँ काम करती हैं और पूरी मेरी बच्चियाँ काम करती हैं। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला है। आप सिर्फ अपनी स्कूल के लिए काम नहीं करते। मैंने देखा कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है आप उनमें भी कभी ना कभी जाते हैं, वहाँ पे भी डोनेशन वगैरह देते हैं। 50 साल बाद पुराने विद्यालय में गए थे आप, वहाँ पे आपने AI लैब के लिए 5 लाख रुपए देने की जो घोषणा की थी, वो पल कैसा लगा जब स्कूल में वापस बहुत अच्छा पहुँचे? लगा। आप देखिए, आप ये ऋण आपको मानते हैं ना, जैसे हमारे शास्त्रों में लेके ऋण होते हैं मदर फादर के प्रति, अपनी सोसाइटी के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, अपने संस्थाओं के प्रति। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कैसे सोसाइटी को वापस लौटाऊँ। तो इंसान का क्या होना चाहिए? लर्न, सीखो, अर्न, कमाओ और रिटर्न लौटा दो। तो ये प्रिंसिपल बहुत शानदार है, सीखो, कमाओ और लौटा दो। यही काम मैं कर रहा हूँ। तो मैंने जिस स्कूल में मैंने 1st to 5th पढ़ा था, उस टाइम में देखिए, आप सोच रहे हो कि वहाँ केवल एक रूम था जहाँ प्रिंसिपल सर के पास था, और एक पास में एक जो टिन सेट था उसका एक बनाया हुआ था, वो हमारी क्लासरूम थी। एक वो क्लासरूम थी, एक पीपल का पेड़ था वो थी, और एक जांटी का पेड़ था वो थी, खेजड़ी का पेड़ था। ये 3-4 हमारी क्लासरूम थे। तो जैसे जैसे दिन इधर से आता था, हमारी क्लासरूम धीरे धीरे खिसकती जाती थी कि छाया के साथ साथ।
तो मैं देखता हूँ कि कितना हम इंजॉय करके उस टाइम उन व्यवस्थाओं के साथ पढ़ते थे। लेकिन आज परिस्थितियाँ चेंज हो गई, तो आज हमें इंटरनेशनल लेवल की स्टडी करनी है। तो मैं देखता हूँ कि फर्स्ट टू फिफ्थ जिस स्कूल में पढ़ा वहाँ मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। तो अभी नई बिल्डिंग बन रही है, तो मेरे को लगा है कि हम, क्योंकि हमें इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, बच्चों को एआई के साथ जोड़ना है, तो एआई लैब के लिए मैंने 5 लाख रुपए की वहाँ घोषणा की। बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ से, और वहाँ के जो पहले के लोग थे उनसे मिला, जो नहीं है उनके बारे में चर्चा हुई, वो भी एक मेरे लिए बड़ा रास्ता दिखाने वाला कारण था। नवलडी के सरकारी स्कूल को भी आपने 16 कंप्यूटर दिए हैं, डिजिटल कंप्यूटर लैब, और जिस तरह की एआई से आप बात करें कि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी की बहुत डिमांड है और उसके साथ अपने परंपरागत तरीके जो चल रहे हैं उनको लेके चल रहे हैं आप। आपको क्या लगता है कि अपने स्कूल के साथ में दूसरे गवर्नमेंट के जो बच्चे हैं उनको भी कंप्यूटर का कितना नॉलेज जो है उनकी आज की शिक्षा के अनुसार ज़रूरी है? बिल्कुल, आज की शिक्षा के अनुसार ये कंप्यूटर में नॉलेज बहुत ज़रूरी है, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि हमारा देश विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाए, हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, 2047 तक हमारा देश विकसित भारत देश हो, तो हमें विश्व के साथ चलना पड़ेगा। वो टेक्नोलॉजी हमें अपनानी पड़ेगी जो वर्ल्ड अपना रहा है। एजुकेशन की बात चल रही है तो एक सवाल मेरे मन में बहुत देर से आ रहा है कि हाल ही में नीट का एक पेपर जो है वो लीक हो गया था। ये सेकंड बार है जब ऐसा हो रहा है। तो जिस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि आप खुद एक टीचर है, इतने सारे बच्चे हैं जिनका भविष्य आप देख रहे हैं, और इस तरीके से वो सालों तैयारियां करते हैं, फिर उसके बाद में ये चीज़ें हो जाती हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? ये निश्चित रूप से एक हमारी व्यवस्था पर कलंक है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है, और ऐसे लोगों के खिलाफ गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अन्याय है, बहुत ही गलत है ये। तो इस सिस्टम को मुझे लगता है गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्टली इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। जो भी दोषी है, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और ये व्यवस्था की जाए कि दोबारा ऐसी स्थिति नहीं आए। ये बहुत गलत है, ये पूरे सिस्टम पर कलंक है कि ये सही नहीं है। ग्राम पंचायत और नगर पालिका दोनों में एक एक जरूरतमंद को निःशुल्क शिक्षा, ये संकल्प कैसे इम्प्लीमेंट होगा, इसकी आपकी क्या प्लानिंग चल रही है? देखिए, ये कोई एक व्यक्ति को निःशुल्क शिक्षा, ये कोई लिमिट नहीं है। जिसको आवश्यकता है, जहाँ भी ज़रूरत है कि ये बच्चा या बच्ची पैसे की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो मेरी कोशिश होती है कि उसको स्कूल में कहीं भी हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, या अपनी वाली स्कूल में, उसको एडमिशन दिया जाए और उसको पढ़ाए। और वो कोई एक बच्चा या बच्ची से रिलेट नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे देश का हर बच्चा या बच्ची स्कूल से जुड़े। उसके लिए सभी लोगों को हमारे को मिलकर काम करना पड़ेगा। ये जो पहल आपने शुरू की है, क्या आपकी कोई ऐसा बच्चा मिला जिसको जरूरत थी इसकी हाँ, हेल्प? बिल्कुल, कितने? मैं बिल्कुल, आप मुझे संख्या तो ध्यान में नहीं है एक्यूरेट, हम्म, लेकिन आपके मेरे पास में हॉस्टल में ऐसे बच्चे रह रहे हैं हम्म, जो किसी वजह से, और जब एडमिशन लिया था वेल डू थे, लेकिन किसी कारण से वो पढ़ाई नहीं पूरी, वो उनके इकोनॉमी की स्थिति अच्छी नहीं रही, तो पेरेंट्स के पास एक ही ऑप्शन था, या तो घर ले जाएं या स्कूल में रखें कहीं और कहीं। तो मैंने कहा कि देखो भैया, और तुम्हारी वजह से आप किसी कारण से जा सकते हो, लेकिन पैसे की वजह से इस बच्चे को मत ले जाओ, इसको पढ़ने दो, हम पढ़ाएंगे। और मुझे खुशी महसूस होती है कि वो बच्चियाँ, बेटियाँ और बच्चे पढ़ रहे हैं, और ये पढ़ के चले गए भी ऐसे बहुत। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, इसके अलावा आपने समाज का हर संकट में, जैसे चाहे कोरोना हो, बाढ़ हो, गौ सेवा हो, ये इन सब में भी हेल्प की है। कोरोना काल में मास्क, ऑक्सीजन, दवाइयाँ, सीएम राहत कोष में 5 लाख, मजदूरों को 60,000 का राशन, उस दौर का एक पल जो आपको अभी भी याद आता है, क्योंकि जो ये युद्ध चल रहा है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से पीएम भी अपील कर चुके हैं कि सब कुछ चीज़ें हमें लिमिट में यूज़ करनी चाहिए, क्या लगता है कि ऐसा फिर से कुछ हमारे सामने संकट आ सकता है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने कहा था कि सीखो, कमाओ, लौटा दो। तो ये जो मैंने, चाहे भूकंप अपने उत्तराखंड में भूकंप आया था, या नेपाल में भूकंप आया था, कच्छ में भूकंप आया था, या सुनामी आई थी, उसके बाद में ये कोरोना हुआ, लंपी हुआ, ये सारी चीज़ों में स्कूल द्वारा एक अच्छा सहयोग दिया गया। तो ये मेरा कोई बड़ा काम नहीं है, कि क्योंकि ये तो हम ड्यूटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के प्रति अपन करें। अब रही बात की, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अपील की है कि हमें ये लिमिटेड। लिमिट में हमें एक्सपेंडिचर करना चाहिए, सेव करना चाहिए, ये बहुत अच्छा पहल है, बहुत बढ़िया है। ये देखिए कि माननीय हमारे स्वर्गीय माननीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी अपील की थी, उस टाइम की आवश्यकता थी कि हमें एक टाइम खाना खाना चाहिए, हुआ था।
कोरोना में हमने काफ़ी परिस्थितियों का सामना, विपरीत परिस्थितियों का सामना किया, वहाँ भी हम लिमिट में गए थे। आज पूरे विश्व पे ये समस्या है, तो क्यों नहीं हम हमारे प्रधानमंत्री जी की अपील को स्वीकार करें। और अपील क्या है कि हमें विदेशी मुद्रा को सेव करना है। कारण कुछ भी हो, चाहे आप गोल्ड कम परचेज करें, आप डीजल बचाएं, पेट्रोल बचाएं, या विदेश यात्रा कम करें, या गाड़ी में पुलिंग वाला जो कार पुलिंग का सिस्टम डेवलप करें। मकसद एक है कि हम विदेशी मुद्रा को कैसे बचाएं। और तो ये सारे भारतीयों की, हर सिटीजन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको काम करें। अब उसका विरोध होना, उसमें क्रिटिसाइज होना, नाराज़गी होना एक कारण हो सकता है। मेरे कुछ विचार हो सकते हैं, आपके कुछ विचार हो सकते हैं, ये अलग मैटर है। एक शानदार प्रजातंत्र में, स्वच्छ प्रजातंत्र में ये होना भी चाहिए, लेकिन मेन मुद्दा है कि हमें सेविंग करनी चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि इस समस्या का जो अभी प्रॉब्लम आ रही है, उससे एक बढ़िया कारण भी डेवलप हो सकता है। हमारी सेविंग की आदत भी और ज़्यादा डेवलप हो जाएंगी, तो देश के लिए बेहतर निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करने में सहयोग करेंगी। तो ये बिल्कुल अच्छी पहल है, और मैं निश्चित रूप से, क्योंकि ये अपनी प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे विश्व की प्रॉब्लम है। बहुत सारे काम आपने समाज हित के लिए किए, इतने सारे काम करते हैं, कभी लगता है कि थकान हुई है, या खुद को मोटिवेट कैसे रखते हैं? जैसे खेत में काम करना था आपने बताया, इसके अलावा आपका रूटीन क्या रहता है? उसके अलावा आप खुद को मोटिवेट करने के लिए, खुद को हेल्थली जो है फिट रखने के लिए और क्या करते हैं? अगर आपके काम है, और आप काम अगर आपकी रुचि का, आपके इंटरेस्ट का काम है, तो आपको थकावट कभी आएगी नहीं। अगर आप मजबूरी में काम कर रहे हो, तो आपको थकावट आपकी कभी उतरेगी नहीं। तो मेरा जो वर्क है, जो मैं काम कर रहा हूँ, वो मेरी इंटरेस्ट का है, इसलिए मुझे कभी थकावट नहीं आती। ना सिर्फ आपके लिए बल्कि पूरे झुंझुनू क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है कि बीएल रणवा जी को G25 राष्ट्रों के ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में मनोनीत किया है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स। G25 ग्लोबल एम्बेसडर, पहले मैं ये जानना चाहूँगी ये होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, जिसमें 25 देशों में ये जिम्मेदारी आपको मिली है कि हमारा जो परंपरागत तरीका है, जो भारतीय सिद्धांत है, उनको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपको दी गई है। अपने वियना कन्वेंशन 1972 के अधीन नेपाल और भारत के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच का आयोजन किया गया। एक संगठित मंच है वो, उसमें मैंने काम किया, उसके साथ मिलके काम किया। तो हमारा जो वर्क नेचर है, भारतीय जो संस्कृति है, यहाँ की एजुकेशन है, यहाँ के संस्कार हैं, उसको इन देशों के अंदर काम करने के लिए आपको वहाँ जाना है, वहाँ लोगों से मिलना है, और यहाँ की कल्चर, यहाँ के वैल्यूज, यहाँ की स्थितियाँ, उनके बारे में, या एजुकेशन सिस्टम, उसके बारे में उन लोगों के साथ काम करना। मैंने उस मंच के साथ काम किया, और उन लोगों ने मेरे काम को देख के और मुझे उसमें एम्बेसडर नियुक्त किया। तो मुझे उन लोगों के साथ काम करना है। नवलडी जैसे छोटे गांव से निकलकर G25 के ग्लोबल एम्बेसडर तक का ये सफ़र, जब पहला आपने सुना कि आपको एम्बेसडर बनाया, तो रिएक्शन कैसा था? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। जब आपके कामों की लोग आपको प्रशंसा करते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं उसके लिए, तो निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से अच्छा लगता है। तो मुझे भी अच्छा लगा कि आज, और कभी कभी सोचता हूँ कि एक छोटा सा गांव, उसमें भी एक छोटी सी ढाणी, माँ बाप किसान, वहाँ से निकल कर अगर इस लेवल पर पहुँचना एक अच्छी उपलब्धि है। लेकिन ये कोई लिमिट में नहीं है, अभी तो बहुत संभावना है आगे काम करने की। बीएल रणवा सर से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। सर, लास्ट में आपसे जानना चाहूँगी कि स्टूडेंट के लिए आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे आज की एजुकेशन लेवल जो सिस्टम है उसको लेके? देखिए, पहले मैं स्टूडेंट्स से या युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि आपका गोल करो, डिसाइड करो, और गोल डिसाइड करो तो ये देखो गोल पहले तो आपका इंटरेस्ट का हो, और सबके हित के लिए हो, राष्ट्रहित। तो फर्स्ट योर गोल, आपके इंटरेस्ट का, और राष्ट्रहित, तीन चीज़ें तो आपको यहीं शुरू करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपकी स्किल्स क्या है, चौथा है कि आपका डायरेक्शन क्या है, और पांचवा है कि आपका टाइम फ्रेम क्या है। वो गोल टाइम फ्रेम भी होना चाहिए कि इतने टाइम में मुझे कंप्लीट करना है उसको। और उसके बाद में कंफर्ट जोन को आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको अगर ओलंपिक खेलना है तो ओलंपिक की तैयारी करनी पड़ेगी। तो जितना आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ोगे, आपका गोल आपके नज़दीक होता चला जाएगा। तो हार्ड वर्क,
और डेडिकेशन, समर्पण, ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों में है या आप कर सकते हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको अपने गोल को अचीव करने से रोक दे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने बहुत सारी चीज़ों पे हमसे बातचीत की, और जो कि नमस्ते। ना सिर्फ समाज बल्कि स्टूडेंट और भी जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी सारी बेनिफिशियल हो सकती है। आपको ये सर के साथ जो हमारी बातचीत थी वो कैसी लगी, वीडियो में ज़रूर बताइए। साथ ही आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बनाए रखें झलकों पे आपका प्यार और विश्वास। खमा गणिसा, राम राम।